बीच में वो आए भी थे नॉमिनेशन के लिए, बाद में उनको मिला। तो ये एक फैक्टर है। लोगों के बीच में ये कहना ये है कि वो जेल में रहेंगे, क्या मामला चलता रहेगा, कौन वहाँ उनके प्रतिनिधित्व करेगा, तो ये लोगों के दिमागों में चल रहा है। लेकिन शालिनी गुप्ता चूँकि लगातार वो डोमचास से हैं, वो वेस्ट वर्ग से आती हैं और वो प्रतिभाशाली भी, बोलने में भी उनकी अच्छी ये सारा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सीधा है कि कोडरमा में इस बार लालू यादव के आने से चीजें बदली हैं निश्चित तौर पे, और नीरा यादव के लिए एक मुश्किल स्थिति पैदा हुई। टाइट फाइट मेरे हिसाब से कोडरमा में इस बार नीरा यादव जो बीजेपी के वोटर्स थे शालिनी गुप्ता काट रही हैं। अच्छा। और कहीं न कहीं वहाँ सुभाष यादव बहुत मजबूत होकर उभरे हैं। हाँ, तो वो एज आप कह सकते हैं, एज दे टाइट फाइट में ही आएगा, क्योंकि अगर शालिनी गुप्ता ने पिछली बार 45,000 वोट लाए थे तो आजसू के कुर्मी वोट भी उनकी तरफ गए, जो इस बार वापस बीजेपी की तरफ लौटेंगे भी। देखिए फिर वही आवाज हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि रोक है लेकिन अब पाबंदी लगानी चाहिए इस तरह के। टाइट फाइट में हो गया बरकट्ठा पर क्या आकलन कर रहे हैं? बरकट्टा में भी टाइट फाइट जाएगा, इसलिए कि अमित यादव से एंटी इनकम्बेंसी का फोर्स वहाँ काम कर रहा है कि अमित साहब वहाँ पहुंचे जरूर थे। के लिए अमित यादव के लिए थोड़ी मुश्किल स्थिति है, सभी जानते हैं। बटेश्वर महतो का अपना अपना वोट बैंक है, तो निश्चित तौर जानकी यादव चले गए और जानकी यादव चले गए हैं। जेएमएम में यादव भी है, तो मुस्लिम वोट उनके साथ आ जाएगा, तो निश्चित तौर पर हम उसे टाइट फाइट कहेंगे। टाइट फाइट की जगह मुझे लगता है कि उसको इंडिया फोल्डर में डालना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है टाइट फाइट ही है। चलिए, धनवार हॉट सीट, बाबूलाल मरांडी यहाँ से चुनावी मैदान में है। अब धनवार में रूठने मनाने का दौर भी चला। हिमंता खुद पहुंचे और कोशिश की गई कि बाबूलाल मरांडी को किसी तरह से डैमेज ना किया जाए, रूठों को मनाया जाए। तो लग रहा है कि धनवार सीट अब एनडीए फोल्डर में जाएगी या फिर थोड़ा सा मामला बिगड़। देखिए उनके लिए थोड़ा सा आसान हो गया। मुश्किल डगर पनघट की मुश्किल था, लेकिन अब थोड़ा आसान हो गया। तो बनाया गया, लेकिन क्या कार्यकर्ता माने वो? देखिए कार्यकर्ता नहीं, क्योंकि निरंजन राय भूमियार जाति से आते हैं और भूमियार जाति वहाँ पे निर्णायक हो जाता है, वो पूरा बेल्ट ही निर्णायक उनके लिए है। लेकिन अब मुझे लगता है कि चूंकि जिस तरीके से एग्रेसिव होकर वो कैंपेनिंग करते हैं, वो वापस आ गए हैं, तो वो चाहेंगे कि उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि उस जितने वोटर थे उनको फिर कन्वर्ट कराएं वो भाजपा में। आपस में कुछ बातें हो गई, मुझे लगता है कि उसे हम कह दिया जाए कि अब वहाँ पर वो निकल भी सकते हैं। तो ये एनडीए के फेवर में दिखा वहाँ पर रविंद्र राय भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए भूमिहार वोटरों को मनाने के लिए। इसका फायदा सारठ में बीजेपी को मिल सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बगोदर में क्या लाल सलाम होगा या फिर यहाँ पर तस्वीर कुछ बदलेगी? बगोदर की स्थिति, बगोदर में अब आ गए आपको JKLM वहाँ पर आ गए। वहाँ पर वो एक डॉक्टर सलीम अंसारी, हमारी बातचीत हो रही थी बगोदर के एक काफी अंदर जाने पे हम लोग वोट काट सकते हैं। तो विनोद सिंह के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जा रही है, और वो चूंकि डॉक्टर हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, उनका हॉस्पिटल भी है, तो वो जब बड़ा उनका वोट और वो काटेंगे तो डॉक्टर होने पर एक विवाद भी आया था। डॉक्टर लिखना और डॉक्टर होना सलीम तो विवाद था। खैर मुस्लिम मतदाता उनके तरफ अगर जाते हैं तो ये डेंट मारेंगे वो CPI ML के लिए। थोड़ा मुश्किल, आसान राह नहीं, मुझे नहीं लगता है बगोदर में मुश्किल आसान। बिल्कुल टाइट फाइट में इसको लिखिए। मुझे लगता है कि ये टाइट फाइट ही होना चाहिए यहाँ पर। चलिए, जमुआ की सीट मंजू देवी कमाल करती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी में शामिल हुई, कांग्रेस को छोड़कर। क्या लग रहा है उदय, कैसी फाइट दे रही है? देखिए केदार हाजरा लगातार विधायक रहे हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लोग नाराज थे। मैं सीधे ये सीट मंजू कुमारी को दे रहा हूं। मैंने उस इलाके में दौरा किया था, वहां देखा था, लोग उनके समर्थन में थे, और पिछली बार वो कांग्रेस से कुछ वोटों से पिछड़ गई थी। इस बार वो बीजेपी में है, तो बीजेपी के वोटर्स भी उनके साथ हैं। ये सीट वो निकाल रही है मेरे हिसाब से। आपत्ति नहीं है। मैं रंजन जी, हाँ, इन्हीं की बात को मैं कह दूं कि इनका बाबूलाल मरांडी जी का वहाँ पे पकड़ है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में वो आता है, उनकी पकड़ मुस्लिम मतदाताओं के बीच भी है, बाकी लोग के बीच। वही लेकर के आए थे मंजू देवी के। निश्चित तौर पे उनको, जब पिछली बार केदार हाजरा 18,000 वोट से जीते जरूर थे, लेकिन 2 बार का एंटी इनकम्बेंसी उनकी तरफ है। मंजू कुमारी यहाँ पर जो है फेवरेट हैं जीतने के लिए। चलिए, अब हॉट सीट और स्टार प्रचारक जेएमएम की कल्पना सोरेन की सीट, गांडे की सीट, जिसे जेएमएम सेफ सीट मानती है और इसीलिए सरफराज आलम को ये सीट छोड़ना पड़ा या उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद कल्पना सोरेन वहां से उपचुनाव जीतती हैं। अब जिस तरह से कल्पना सोरेन उभरी हैं एक बड़े नेता के तौर पर, राज्य के बड़े नेता के रूप में उनकी पहचान बनने लगी है, सिर्फ जेएमएम के नेता के रूप में नहीं। तो अब ये गांडे की सीट कितनी अहम है, कैसा मुकाबला यहाँ पर? सबसे पहले हम रंजन से जान ले वहाँ का आंकड़ों का क्या। आंकड़ों के जो देखिए, आंकड़ों की बात है वो कल्पना सोरेन के फेवर में जाता है। मुस्लिम 26.8 और आदिवासी 20.23।
मतलब आपको 47% वोट यही हो जाता है और कल्पना सोरेन को 50.54 वोट बाई इलेक्शन में आए थे। तो आंकड़े जो है वो पूरी तरह से कल्पना सोरेन के पक्ष में हैं, लेकिन मुनिया देवी खुद को गांडे की बेटी कहकर ये चुनाव लड़ रही हैं, अच्छा चुनाव लड़ रही हैं। जो मेरा इंटरेस्ट है वो ये जानने में है कि मार्जिन बढ़ता है या घटता है। अगर मुनिया देवी इसे कम करती हैं तो ये बड़ी उपलब्धि होगी उनके लिए भी। और वो जिला परिषद अध्यक्ष रही हैं तो उनका जनाधार है, चुनाव लड़ने का अनुभव है, वोट लाने का एक्सपीरियंस है उन्हें। लेकिन एज कल्पना सोरेन को, कल्पना सोरेन तो ये इंडिया के फोल्डर में। चलिए, तो ये कोडरमा का आंकड़ा देखिए, यहाँ पर टाइट फाइट में 3 सीटें हैं, 2 एनडीए और 1 इंडिया के फेवर में नजर आ रही है। बढ़े आगे गिरिडीह की बात करते हैं। गिरिडीह में है गिरिडीह, डुमरी, बेरमो, टुंडी, बाघमारा और ये सब सीटें अब इसलिए अहम हो जाती हैं क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं जयराम महतो की पार्टी का प्रभाव नजर आता है। तो सबसे पहले अब गिरिडीह में बात कर लेते हैं, जहाँ से लोकसभा का चुनाव भी जयराम महतो लड़ने के लिए उतरे थे। हालांकि जीत नहीं सके लेकिन बहुत अच्छे वोट उनके आए थे। तो कोडरमा गिरिडीह के जंग को कैसे देख रहे हैं मनीष जी, क्या दिख रहा है? भी हैं और इस बार चूंकि उनसे मेरी पर्सनली में बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि पिछले बार का जो मुकाबला था कुछ ऐसे जो एरिया हैं जो नक्सल प्रभावित एरिया हैं वहाँ पे कुछ दूसरे तरीके से उनको मैनेज किया गया था और वही वजह था कि वहाँ से वो पीर टाड़ से वो पिछड़ गए थे। इन विश्वास है उनको इस बार वहाँ से नहीं पिछड़ेंगे और वहाँ से नहीं पिछड़ते हैं तो निश्चित तौर पर ये उनके खाते में इस बार जाना तय है। चलिए, क्या लगता है रंजन जी, गिरिडीह की सीट किसे दें? देखिए, सुदीव्य सोनू का कद पिछले चुनाव से बढ़ा है। हाँ। जैसे निर्भय कुमार शाहाबादी उसे मेकअप करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पिछली बार चुनाव लड़ते समय सुदीव्य कुमार सोनू का कद था उससे अब बहुत बढ़ गया है। सरकार जब और वो जेएमएम के बड़े जी हाँ वो बड़े नेताओं में आ गए हैं। और यहाँ मुस्लिम अगर देखिए तो 23.6% हैं और जो आदिवासी हैं वो 16.74, मतलब लगभग 40% यहाँ पर ये चीज़ें पहुँच जाती हैं। तो अगर थोड़ा वोट अगर अरेंज कर लेते हैं सुदीव्य सोनू, जैसा कि पिछली बार उन्होंने किया था 48% के आसपास पहुंच गए थे, अगर वैसा कर लेंगे तो एज सुदीव्य सोनू को, और अगर निर्भय कुमार शाहाबादी बेहतर मैनेजमेंट कर पाए तो फिर ये जीत सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जेएलकेएम के नवीन आनंद चौरसिया भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो कोई कोण बना पाएंगे, क्योंकि जब यहाँ से जयराम भी चुनाव लड़े थे तो उन्हें 21,786 वोट ही आए थे। तो मुझे लगता है कि आमने सामने की लड़ाई सुदीव्य सोनू और निर्भय कुमार शाहाबादी के बीच में है। गिरिडीह को इंडिया फोल्डर में रखना एज दिया जाएगा। एक फैक्टर है अनीसा सिन्हा एक एनजीओ चलाती हैं और उनकी पकड़ ट्राइबल जागरूक जनता पार्टी है, वो उनको हम उनकी चर्चा जरूरी है। उनकी पकड़ काफ़ी ग्रास रूट पे है, तो महिलाओं के और ट्राइबल्स वोट को अगर वो अपने पक्ष में ले लेती हैं तो निश्चित तौर पे जेएमएम के लिए ये खतरा हो जाएगा, वहाँ से डेंट होगा और ये फायदा सीधे देखिए। जहाँ तक कैंप में उत्साह की बात है वो आपको बीजेपी कैंप में ज़्यादा उत्साह दिखाई पड़ती और जो जेएमएम कैंप है वो हमेशा संघर्ष करता हुआ दिखा है। और निर्भय शाहाबादी कह भी रहे थे कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, 2 बार लगातार विधायक रहे हैं, उनका और उनके परिवार का प्रभाव रहा है, तो मुझे वहाँ उनके लिए चीज़ें पॉजिटिव लगी। हाँ, वो वाइब्रेंट ज़्यादा है। लेकिन एज तो इंडिया को ही देना होगा या फिर चेंज करना होगा? तो है तो टफ फाइट कर सकते हैं, इसको टफ फाइट में डालना होगा मुझे लगता है। इंडिया को है, लेकिन ये दोनों, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहाँ निर्भय शाहाबादी फाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये टाइट फाइट में डालना चाहिए। चलिए, अब बेहद अहम सीट ये डुमरी की सीट है। डुमरी की सीट इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ जयराम महतो खुद चुनावी मुकाबले में हैं, 2 देवियों के बीच में, यशोदा देवी और बेबी देवी के बीच में जयराम महतो यहाँ ताल ठोक रहे हैं। अब जयराम महतो के आने के बाद झारखंड की राजनीति बेहद दिलचस्प और यहाँ के परिणाम भी बेहद दिलचस्प आने वाले हैं। भले ही जीते या न जीते जेएलकेएम के प्रत्याशी अपनी सीट पर, लेकिन वो किसी का खेल बिगाड़ेंगे, बनाएंगे। तो डुमरी में क्या लग रहा है? बहुत संघर्ष है, त्रिकोणीय फाइट है। रंजन जी पहले से एक्साइटेड है बताने के लिए। 30% कुर्बी वोटर्स हैं, हाँ। तीनों जगह बटेंगे और इसलिए, और जो यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि जीतेगा कौन। 20.6% मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर हैं। और एक चीज़ और है, जयराम के लड़ने से ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। और आपको बताऊं कि जो युवा वोटर्स हैं वो जयराम की तरफ स्वतः आकर्षित होते हैं, चूँकि वो युवाओं के मुद्दे उठाते रहते हैं, रोज़गार के मामले पर बोलते हैं, तो एक उनको लेकर जो एक आकर्षण है वो वहाँ पर दिखता है। लेकिन जो मुझे बहुत क्लियर लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है। लड़ाई असल में अब
ये डुमरी में आकर ये लगता है कि ये आपको देखना चाहिए कि जयराम अपना खाता खोल पाते हैं या नहीं। आप डुमरी और बेरमो बिल्कुल बगल में लिखी हुई हैं, इन दोनों में खाता खुलना चाहिए जेल कैंप का। ये दोनों सीटें आप जेल जयराम है और इन दोनों सीटों पर जयराम का इम्पैक्ट है। तो अब इन दोनों सीटों में किसके पक्ष में कौन जाता है ये इम्पोर्टेंट है, तो लेकिन ये तय है कि इन दोनों में से किसी एक सीट पर खाता जयराम का खुल सकता है। तो लेकिन रखना दोनों को टाइट फाइट में ही दोनों जा रही है, ट्रायंगुलर बना रहे हैं जयराम को। क्योंकि बेबी देवी सामने मंत्री हैं, यशोदा देवी के अपने समीकरण हैं, और कहीं बेबी देवी और जयराम के बीच में मुस्लिम वोटों का अगर बंटवारा हो गया तो यशोदा देवी यहाँ से बाजी मार सकती है। चलिए उपचुनाव जब हुए थे तो आजसू मुकाबले में थी और जगन्नाथ महतो के जाने के बाद सहानुभूति लहर थी। इसके बावजूद आजसू वहाँ 87,000, यशोदा देवी 87,000 वोट लाई थी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा वोटर्स जगन्नाथ महतो के जसोदा देवी के समर्थन में नहीं है, तो वहाँ परिणाम लेकिन अब जेल के भी ये भूलना नहीं होगा उदय, क्योंकि यशोदा देवी के ही वोट जेल के में जाएंगे, बेबी देवी के पता नहीं जाएंगे या नहीं। या तो जेल के या आजसू वो सीट निकालेगी। चलिए बेरमो पर आते हैं। वोटर्स डिसाइड करेंगे वहाँ जीत हार है, किस तरह से वोट किया है, अगर वो जेएमएम के साथ जाए या फिर जेल के साथ जाते हैं। बिल्कुल। बेरमो पर बात कर लेते हैं, बेरमो में क्या लग रहा है? भाई सेम चीज जो मैंने डुमरी में कहे, वहाँ पर भी तीनों उम्मीदवार कद्दावर हैं, इसलिए किसी को भी कमजोर करके आप आंक ही नहीं सकते। सबके अपना एक वोट बेस है, फैन फॉलोइंग है, तो वहाँ बड़ा मुश्किल है कहना। वहाँ पर भी एक कठिन लड़ाई है, टफ फाइट है वहाँ पर भी। अब उसमें कौन बाजी मारता है ये देखना दिलचस्प होगा। जनरल जो सामान्य वोट है वो बट रहे हैं, लेकिन महतो वोट जो है वो इंटैक्ट जयराम के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये वहाँ के समीकरण को उलट पुलट कर रख देगा। अनूप सिंह और रविंद्र पांडे दोनों सियासी दिग्गज हैं, दोनों का अपना एक वोटर क्लास अलग है, लेकिन जयराम का वोटर क्लास अलग है जो एक साथ रहे। जयराम के जो वोटर हैं उदय, वो जातीय समीकरण से कहीं ना कहीं ऊपर उठते हुए दिखते हैं कई जगहों पर। तो जो एक युवा वर्ग है जो रोजगार की बात करता है वो जयराम के साथ जाएगा, तो चौंकाने वाले परिणाम भी आ सकते हैं यहाँ। बिल्कुल। और मुस्लिम वोटर्स जिनको आप जो एकजुट देखना चाह रही हैं या एक जगह लगता है कि इंडिया फोल्डर देखना चाहेगा कि वो बटेगा और जेल कैंप के साथ जाएगा और जेल कैंप के साथ जाएगा। चलिए जयराम जी के साथ एक बात सामने आ रहा है जयराम के साथ कि कई जगहों पर उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी उन्होंने उतारा है, तो उन्होंने मैसेज दिया है कि मुस्लिम उम्मीदवार किसी और पार्टी में बात करते हुए नहीं दिखे हैं, तो उन्होंने एक मैसेज क्लियर कर दे दिया है कि मुस्लिम नेता अगर आपको कहीं और जगह नहीं मिलता है तो मेरी पार्टी आपके लिए खुली, दरवाजा खुला हुआ है, तो इसका कहीं ना कहीं उनको असर मिलेगा। चलिए टुंडी में मथुरा महतो की स्थिति क्या दिख रही है, उदय या रंजन जो बताना चाह रहे हैं? देखिए यहाँ पर मथुरा महतो के सामने जेएलकेएम से मोतीलाल हैं और बीजेपी से विकास महतो जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि इस बार सबा अहमद चुनाव नहीं लड़ सके क्योंकि उनका निधन हो गया था, तो जो यहाँ मुस्लिम वोट जो सबा अहमद की तरफ जाता था और जिसकी वजह से मथुरा प्रसाद के वोट थोड़े कम होते थे, वो मुस्लिम वोटर्स जो है मथुरा प्रसाद महतो की तरफ जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है टुंडी में मथुरा प्रसाद महतो को एज रहना चाहिए। इस पर सहमति सभी अपनी दे दें, तो ये इंडिया फोल्डर के खाते में जाती हुई दिख रही है। क्या उदय सहमत है इससे? बिल्कुल, मुकाबला वहाँ दिलचस्प है। मथुरा महतो को लेकर आ जाइए रोहन। आंकड़े समीकरण उनके पक्ष में है, लेकिन वहाँ जयराम की पार्टी की भी मौजूदगी काफी दमदार है। मोतीलाल भी वहाँ अपना वजूद रखते हैं, मोतीलाल भी एक लोकप्रिय चेहरे रहे हैं जयराम की पार्टी की, तो मेरे हिसाब से वहाँ भी फाइट है। निश्चित तौर पे वो इलाका उनका माना जाएगा, एक समय आ गया कि उन्हें गढ़ के रूप में देखा जाएगा। इस बार अगर उनके फेवर में रिजल्ट आ गया तो निश्चित तौर में वो जयराम का गढ़ हम लोग कह सकते हैं जातीय आधार पर। चलिए, तो ये इंडिया फोल्डर के खाते में गंगेश जी कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल देना चाहिए। बाघमारा सीट इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ से ढुल्लू महतो अब सांसद बन चुके हैं, लेकिन उनके भाई यहाँ चुनावी मैदान में हैं। तो अब बाघमारा में जब जेल के इनके प्रत्याशी भी हैं चुनावी मैदान में, तो क्या लग रहा है यहाँ भी त्रिकोणीय फाइट दिख रही है या फिर बीजेपी को एज है? देखिए, पिछली बार जलेश्वर महतो यहाँ सिर्फ 824 वोट से हारे थे और इसलिए इस बार उन्हें उम्मीद थी कि ये सीट उन्हें बड़ी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन इन सब के बीच जेएलकेएम ने दीपक रवानी को उतार दिया है और साथ ही निर्दलीय रोहित यादव भी यहाँ से आपको चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले आरजेडी में थे, फिर कांग्रेस में गए और फिर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और पूरा दम लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं।
तो आप यहाँ पर जो है एक तरह से देखिए 4 कोण खुलते हुए दिख रहे हैं, शत्रुघ्न महतो, जलेश्वर महतो, रोहित यादव और दीपक रवानी। तो वोटों का अरेंजमेंट कैसे होता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। यहाँ अगर आप देखिए तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो 11.44 और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 16% हैं, तो ये हो जाते हैं आपको 27, और महतो वोटर्स जो हैं वो 10.6% हैं। अब इसमें जो है सभी लोग अपना हिस्सा लेंगे, और यादव वोटर्स भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। रोहित यादव ने जो है यहाँ पर अक्षरा सिंह को बुलाया भी था, शायद उनका भी रोड शो हुआ था। तो चारों तरफ से पूरा दम लगाया गया है। अब ये मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया है, तो इसमें अब कौन बाजी मारता है बताना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है इसको टाइट फाइट में रखना चाहिए। क्या उदय सहमत हैं टाइट फाइट में? देखिए, बात अगर हिसाब से देखिए वहाँ पे जलेश्वर महतो बहुत मजबूत थे, लेकिन रोहित यादव ने उन्हें हाँ, बहुत बुरी तरह मुझे डैम्प लगता है किया एनडीए यहाँ लीड और कर सकती है। बिल्कुल एनडीए मेरे हिसाब से वहाँ हाँ एनडीए को फेवर देना चाहिए थोड़ा। चलिए, तो बागमारा की सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। देखिए, हमारा एग्जिट पोल नहीं है, ये सिर्फ वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट है, और एज हम बता रहे हैं कि किसे एज मिलता हुआ दिख रहा है। गांडे सीट छूटा हुआ है गिरिडीह में। गांडे तो ऊपर नहीं, गोमिया माफ कीजिएगा, गिरिडीह में गोमिया। हाँ, गोमिया एक सीट छूट गई है, और गोमिया की स्थिति क्या दिख रही है? देखिए गोमिया में लंबोदर महतो इससे पहले विधायक रहे हैं, लेकिन जोगेंद्र महतो जो मुकाबले में है वो भी कम नहीं है, उनके साथ थोड़ी सहानुभूति भी है, क्योंकि वो हर सभा में कह रहे थे मेरे साथ साजिश हुई है। तो वहाँ मेरे हिसाब से काफी टाइट फाइट की स्थिति है, और जयराम की पार्टी की भी मजबूत मौजूदगी है वहाँ। पूजा महतो जो है उन्होंने काफी बेहतर तरीके से वहाँ युवाओं को गोलबंद किया है, तो टाइट फाइट है, वहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता मेरे हिसाब से। देखिए, अगर सारा टाइट फाइट में डाल देंगे हम लोग तो थोड़ी मुश्किल दिक्कत हो होगी। जाएगी। कंक्लूजन निकालना सरकार किसकी बनती हुई दिख रही है। चलिए, लेकिन गोमिया में तो लग रहा है टाइट फाइट है। देखिए, पूजा गोमिया महतो में क्या टाइट कहते फाइट है, स्लाइट एज मैंने वो लिख रखा है आजसू तो स्लाइट एज है आजसू को, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि पूजा महतो किस तरह का प्रदर्शन करती हैं। उनकी भी एक फैन फॉलोइंग इस क्षेत्र में है, और 60-40 वाले मुद्दे को लेकर वो बहुत एक्टिव भी रही थी, तो युवाओं का भी एक साथ उनको मिलता है। लेकिन तो एक ट्रायंगुलर फाइट तो यहाँ होगी, ये मानकर चलिए, जिसमें स्लाइट एज आप लंबोदर महतो को दे सकती हैं। देखिए, ये 6 सीटों का आकलन, टाइट फाइट में 4 सीटें चली गई हैं। एनडीए और इंडिया को 1-1 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। एक और अहम सीट धनबाद की सीट, और बोकारो पर चर्चा करते हैं। बोकारो में जेएलकेएम का कितना प्रभाव दिख रहा है? बोकारो में क्या बिरंची नारायण फिर से जीत पाएंगे या एंटी इनकम्बेंसी है? क्या लग रहा है उदय? बोकारो में गए थे आप, क्या लगा वहाँ की जनता और वहाँ के वोटर्स का मिजाज क्या था? देखिए बोकारो में सीधे सीधे समीकरण मेरे हिसाब से देखा जाए तो वहाँ बीजेपी का जोर दिखा है, बीजेपी माइंडेड लोग हैं, और बिरंची नारायण से कोई बहुत ज़्यादा नाराजगी नहीं है। कांग्रेस ने जिसे टिकट दिया, अगर इस बात का पहले घोषणा कर देती कि हम उन्हें प्रत्याशी बना रहे हैं तो उनकी स्थिति मजबूत होती, लेकिन अचानक से उन्हें समरेश सिंह जी की बहू को चुनाव मैदान में उतारा गया, तो वहाँ एज मिलता हुआ एनडीए को दिख रहा है। यानी कांग्रेस को वक्त नहीं मिला अपना प्रचार करने के लिए, अब वोटर्स तैयार करने और के लिए। बीजेपी की ये टेक्निक भी रही और स्ट्रेटजी रही कि अपने जो प्रत्याशी हैं उनकी सूची पहले ही वो निकाल दे और ये मैसेज दे कि भाई इंडिया गठबंधन के पास अभी चेहरे नहीं और तलाश कर रहे हैं। बोकारो हम लोग इससे बोकारो बिरंची NDA नारायण, हाँ एनडीए फोल्डर को चलिए एनडीए फोल्डर। और एक और सीट, अहम सीट, चंदन क्यारी की सीट, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी फिर से यहाँ चुनावी मैदान में है। उदय, क्या लग रहा है, चंदन क्यारी की सीट निकाल पाएंगे अमर बावरी? बहुत बहुत टाइट फाइट, मोदी जी भी वहाँ आए थे, हाँ। इसी वजह से आए थे क्योंकि फाइट वाकई में ग्राउंड में वहाँ के स्थितियाँ बहुत दुरूह हैं, और कौन कितने वोटों से हार जीत होगी ये कहा नहीं जा सकता मेरे हिसाब से। संक्षेप में जी हाँ, यहाँ पर अमर बावरी उमाकांत रजक के साथ अर्जुन रजवार जो हैं वो मैदान में उतार दिया जेएलकेएम ने, और इससे मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया। उमाकांत रजक का आजसू से टिकट कटा तो जेएमएम ने का दामन उन्होंने थाम लिया, लेकिन इस वजह से जेएमएम को विजय कुमार रजवार का टिकट काटना पड़ा। अब अगर रजवार समुदाय में थोड़ी बहुत नाराजगी हुई तो अमर कुमार बावरी को फायदा हो सकता है, लेकिन फिर भी एक टाइट फाइट तो इसे पे ही टाइट इसको फाइट में रखना होगा। क्या गंगेश टाइट फाइट में जा रही है देखिए सीट? टाइट फाइट है, लेकिन कद के हिसाब से हम देखें तो एक एडवांटेज जरूर बीजेपी को, अमर बावरी को जाता है। चलिए जल्दी में सिंदरी और निरसा पर बात कर लेते हैं। सिंदरी में क्या लग रहा है, क्या सीन बनता हुआ दिख रहा है? सिंदरी में देखिए जो विधायक थे वो लंबे समय से तबीयत खराब रही, बीमार रहे, उनकी पत्नी चुनाव मैदान में थी, तो सिंपैथी उनके साथ है, और सिंदरी के समीकरण भी बीजेपी के पक्ष में है, वहाँ बीजेपी लीड करती है और वहाँ के वोटर्स
बीजेपी माइंडेड थोड़े हैं, वहाँ एनडीए को सीधे सीधे लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप इंडिया फोल्डर में आप उसे दे सकते हैं। हाँ चलिए, एनडीए फोल्डर में ये गई है। निरसा में क्या निरसा- लग रहा है, यहाँ भी लाल निरसा- सलाम लाल झंडा लहराएगा? बिल्कुल, निरसा में इस बार तय लग रहा है, जो माहौल है वहाँ पर कि वहाँ जो इंडिया फोल्डर से हैं अरूप चटर्जी, उनके वो पक्ष में हाँ। जाता हुआ दिख क्योंकि रहा है। मासास और समाले एक हो गए हैं। वाम दल एक हुए हैं तो इसका फायदा हाँ, फायदा इसका मिल एडवांटेज जाएगा। बस वो जयराम की पार्टी ने अशोक कुमार मंडल को, जो पिछली बार जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उनको उतार दिया है। अब अगर उन्होंने ज़्यादा डैमेज नहीं किया तो अरूप चटर्जी जो है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा परेशानी उनको होगी। हालांकि अशोक कुमार मंडल के लिए जयराम ने सभा भी की है, तो एक दिलचस्प मुकाबला है जिसमें एज जो है आप अरूप चटर्जी को दे सकते हैं। चलिए बिल्कुल। क्लियर हो गया। धनबाद में आते हैं। देखिए, धनबाद में वोटिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, तो क्या लगता है उदय, यहाँ की जनता उतनी उदासीन क्यों है? क्या दोनों जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के और अजय दुबे और बीजेपी से फिर से राज सिन्हा यहाँ पर चुनावी मैदान में है, नीरस क्यों यहाँ के मतदाता दिखे? क्या शहरी इलाका होने की वजह से, या फिर उन्हें प्रत्याशियों में इंटरेस्ट नहीं? देखिए, वहाँ जोरदार मुकाबला नहीं दिखा। सीधे सीधे मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि इनका जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हैं, पॉपुलर हैं, कनेक्टिविटी है, कहीं भी पहुँच जाते हैं, लोग उनके समर्थन में दिखे। तो मुझे लगता है जो उनके वोटर्स थे वो निकले, और कांग्रेस की तरफ से वहाँ बहुत टाइट फाइट थे टिकट लेने को लेकर कि टिकट की बाजी कौन मारेगा। लेकिन जिन्हें टिकट दिया गया उनके साथ शायद उतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए, या मुकाबला उस तरह का नहीं दिखा। तो मैं सीधे सीधे धनबाद सीट को एनडीए फोल्डर में डालना चाहूँगा। अगर ये धनबाद की जो सीट है, वो धनबाद की सीट में अगर कांग्रेस को नुकसान होता है तो कांग्रेस को नुकसान बीजेपी से नहीं है, वहाँ कांग्रेस से ही है। बिल्कुल बहुत साफ है, और ये साफ दिखा है पूरे इसमें चुनाव के दौरान कि धनबाद में कांग्रेस जितने फैक्शंस में बटी हुई दिखी, उसका नुकसान होगा, और इसलिए साफ साफ है कि बीजेपी के पक्ष में जाएगा। तो ये एनडीए। झरिया में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। झरिया में अब दोनों गोतनी आमने सामने हैं उदय, रागिनी और पूर्णिमा नीरज सिंह। क्या लग रहा है यहाँ पर कैसा मुकाबला रहेगा और किसके फेवर में मतदाता दिख रहे हैं? देखिए, झरिया में एक ही परिवार की दो बहुएं आमने सामने थी। इससे पहले संजीव सिंह जीते थे, नीरज सिंह का पलड़ा भारी था, वो नहीं रहे, उसका फायदा पूर्णिमा नीरज को मिला था। लेकिन इस बार हमने जो देखा है, रागिनी सिंह मजबूत है। वहाँ पाला बदलते रहते हैं लोग, वहाँ दोनों में से दोनों ही, एक कांग्रेस को सपोर्ट करता है, एक बीजेपी को सपोर्ट करता है। तो इस बार सीधे सीधे वहाँ रागिनी सिंह को लीड है और वो वहाँ सीट निकाल रही हैं। रागिनी सिंह को बहुत ज्यादा देखा हमने कि बहुत दिनों से वो मेहनत कर रही, बहुत एक्टिव थी, कई जगहों पर और जाती मेन रही। यहाँ पर अगर पूर्णिमा नीरज सिंह का खेल जो है ना, वो जेएलकेएम के मोहम्मद रुस्तम अंसारी खराब कर सकते हैं। यहाँ से जयराम ने मोहम्मद रुस्तम अंसारी को कैंडिडेट बनाया है, और वो अक्सर चुनावों में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हैं। वो मासस से चुनाव यहाँ लड़ा करते थे, अरूप चटर्जी से बहुत क्लोज और रहे हैं वो। खासकर मुस्लिम समुदाय और हाँ, अगर वो वोट लेकर आ जाते हैं तो पूर्णिमा नीरज सिंह के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। दे दिया है यहाँ एनडीए को। अब आगे बढ़ते हैं। रांची मतलब की ये है कि हाँ, धनबाद में भगवा ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। बिल्कुल 3 सीट पर देखिए एनडीए नजर आ रहा है। 4 सीट गिरिडीह पर में 4 सीट पर गिरिडीह में इंडिया फोल्डर जो है वो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, लेकिन 4 लेकिन सीटों हमने पर टाइट फाइट डाल टाइट दिया फाइट हाँ। है। ये, और धनबाद में देखिए एनडीए है 3 सीटों पर, एक टाइट फाइट में हमने डाला है, और इंडिया 1 सीट पर नजर आ रहा है। एनडीए सॉरी हाँ, इंडिया 4 सीटों पर है। आगे बढ़ते हैं, रांची की बात कर लेते हैं। रांची में ईचागढ़, सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया, कांके। ईचागढ़ से शुरू करते हैं उदय। ईचागढ़ में क्या दिखा आपको? ईचागढ़ बहुत के समीकरण, घूमे ईचागढ़ हैं उदय। के समीकरण बहुत उलझे हुए हैं। जेएमएम से सविता महतो वोटर वहाँ बहुत प्रभावशाली हैं। उसी तरह से देखिए हरेलाल महतो आजसू से, वो भी महतो वोटर, और उसी तरह से देखिए तरुण कुमार महतो, वो भी जयराम की पार्टी के महतो वोटर। और ऐसे में महतो वोट 3 जगह बट रहे हैं, और इसमें मलखान सिंह उतर गए, और मलखान सिंह चुनाव मैदान में उतर गए, और वो अपने वोटर से कह रहे थे कि भाई मैं तो भाजपाई हूँ, मैं जीत गया तो बीजेपी के साथ रहूंगा। तो वहाँ मैं तो सीधे सीधे कहूंगा कि टाइट फाइट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हार जीत भी होगी तो बहुत कम अंतर से होगी। चलिए, सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत हूं। हाँ, गंगेश जी, ईचागढ़ को टाइट फाइट में डाल दिया है हमने, तो बिल्कुल बिल्कुल डाल देना। चलिए यहाँ से अरविंद सिंह चौंका सकते हैं। हाँ, चलिए, इसमें एक वो अब वो एग्जांपल नहीं आ पा रहा। महतो वो वोट मुहावरा बट नहीं रहे आ हैं, पा रहा इसका जो फायदा रंजन जी- मलखान सिंह को मिल सकता है जी। ये आप अगर अलग अलग चुनाव में भी देखिए, मलखान सिंह जब निर्दलीय भी लड़ते हैं
तो उनके जो 15-20% वोट हैं वो हमेशा इंटैक्ट रहते हैं। यानी वो कैंडिडेट के साथ किसी तो भी जगह मलिक वो सिंह किसी जाए, भी पार्टी उनके से साथ रहे वो भी float वो होते उनके, हैं। और यही वजह है कि यहाँ से वो कई बार पहले जीत चुके हैं। तो अगर वो चौंका दें तो बहुत चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए। वैसे सविता महतो भी उम्मीद में है कि उन्हें दूसरी पारी मिल जाए, तो टफ फाइट ही आप मानकर चलिए। चलिए टफ फाइट है। सिल्ली से उदय लौटे हैं आज। सिल्ली में बम्पर वोटिंग भी हुई है, कई बूथों पर तो देखिए 90% से ऊपर वोटिंग हुई है, मतदाता लाइन में, लंबी लाइन में लगे रहे। सिल्ली क्या आजसू प्रमुख सुदेश महतो के लिए इतनी आसान दिखी उदय, या अमित महतो फाइट दे रहे हैं, या JLKM के प्रत्याशी देवेंद्र महतो यहाँ पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे? देखिए सुदेश महतो वहाँ मजबूत स्थिति में है, उनका एक अलग वोट बैंक है और वो वोट बैंक उनके साथ रहता है। जब डुअल फाइट होती है तो उन्हें नुकसान होता है। अमित महतो के साथ देखिए एक नेगेटिव पॉइंट ये हो गया कि वो JMM छोड़ दिए थे। JMM के खिलाफ वो 3 साल तक राजनीति करते रहे, अपनी पार्टी बनाई और एन वक्त पर वो JMM में आ गए। तो JMM के जो एक रामचंद्र बेदिया थे वो नाराज होकर, वो टिकट के दावेदार थे, वो आरसू ज्वाइन कर लिए गुस्से में। तो इसका फायदा सुदेश महतो को मिला है और सुदेश महतो के खिलाफ जो वोट थे उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि सुदेश महतो को कौन हरा सकता है। देवेंद्र महतो ने लोकसभा में चौंकाया था, तो उनके जो विरोध वाले वोट है वो बट गए हैं। सीधा फायदा सुदेश महतो को मिलता हुआ दिख रहा है। चलिए इससे सहमत है सभी एनडीए के खाते में? बिल्कुल, चलिए इसमें कहीं अब खिजरी आते हैं। देखिए खिजरी में भी कई निर्दलीय खड़े हुए, JLKM से भी प्रत्याशी खड़े हुए और यहाँ से राजेश कच्छप भी हैं जो बहुत साधारण से एक व्यक्तित्व वाले इंसान है और आसानी से वो उपलब्धि क्षेत्र की जनता के लिए होते हैं। तो लगता है कि ये कांग्रेस के लिए फिर से आसान लेकिन आज जब हम लोग वहाँ पे कर रहे थे कवरेज तो वहाँ पे लोग नाराज थे थोड़ी बहुत, एंटी इनकम्बेंसी फोर्सेस काम कर रही है। लेकिन एक पाहन एक और है जो आपको जयराम की पार्टी से पाहन भी समुंदर पाहन है, तो पाहन है और भाजपा वाले भी पाहन है। तो ऐसे में कहीं कुछ लोग ऐसे भी मिला कि कैंची की तरफ काफी आकर्षित है। अब कैंची चली तो कौन तो कतरा गया, कांग्रेस का खेल बिगाड़ेगी और कैंची किधर चलेगी पता नहीं। अच्छा वो किसी को नहीं तो पता क्या है। इसमें टाइट फाइट में डालना सही होगा? कहना होगा। वैसे मेरे लिहाज से ये राजेश कच्छप के एज में है। हाँ, लेकिन अगर सभी फिर कह रहे हैं टफ फाइट, क्योंकि तो जेल ठीक है। के माने से थोड़ा सा लगता है कि वोट हाँ, किसके कट रहे हैं। मुझे यहाँ पर चूंकि जो ट्राइबल वोटर्स हैं उनका ये यहाँ पर 43% हैं और उसमें से ज्यादातर जो हैं वो राजेश संख्यक भी हैं, काफी एग्रेसिव वोटिंग हो रहा है। हाँ, वो ट्राइबल वोटर्स हैं। देखिए वहाँ हमेशा प्रत्याशी बदलते रहे, कभी 5 साल ये बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, लेकिन राजेश कच्छप काफी मृदुभाषी रहे हैं और काफी सॉफ्ट नेचर के रहे हैं। तो इसका बेनिफिट उन्हें मिल सकता है। टाइट फाइट की स्थिति है, कुछ भी नतीजा आ देखिए सकता है। आंकड़े जिस तरह से खिजरे में जिस तरह से वोटिंग अल्पसंख्यकों की जो वोटिंग थी वो मुस्लिम वोटर्स की वो बहुत एग्रेसिव थी। लेकिन वो कैंची के लिए थी या फिर वो पंजा के लिए मनीष थी? बता रहे थे हाँ। कि वहाँ बहुत एग्रेसिव हाँ, वोटिंग हाँ। है। तो मुझे लगता है कि एडवांटेज निश्चित रूप से राजेश कच्छप राजेश को। कच्छप। हाँ। मुझे लगता है टाइट की जगह आप एडवांटेज भी लिख सकते हैं। नहीं, या तो टाइट लिखिए या फिर सीधे इंडिया फोल्डर। मेरे तो आंकड़े इंडिया गड़बड़ हो फोल्डर जाएंगे। कि हाँ, एडवांटेज है। एडवांटेज मतलब इंडिया फोल्डर तो में इंडिया डाल फोल्डर में इसको डाल सकते हैं हम। चलिए रांची सीट में क्या लग रहा है, क्या बीजेपी की जो ये परंपरागत सीट अब बन गई है ये CP सिंह संभाल पाएंगे इस बार, या फिर कुछ चेंज आएगा, महुआ माझी बाजी मार ले जाएंगी? क्या लग रहा है उदय? देखिए रांची में समीकरण टाइट फाइट की स्थिति दिख रही थी, लेकिन अंतिम अगर देखा जाए तो CP रोड सिंह शो ने क्या बदल दिया? रोड शो ने भी बदल दिया और CP सिंह का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। और पिछली बार चैम्बर से एक उम्मीदवार थे, उन्होंने CP सिंह के वोट काट दिए थे, तो सिर्फ 5000 से जीते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पवन कुमार शर्मा, उनसे जो व्यवसायी वोटर्स नाराज थे, इस बार वैसी बात नहीं है, उन्होंने बढ़ चढ़ के वोट किया है। तो CP सिंह मेरे हिसाब से तो इस सीट पर निकाल रहे हैं। सभी सहमत है? सेठ मंत्री बने उसमें भी फायदा है, जो व्यवसायी वर्ग है, वैश्य वर्ग है, वो और भी खुश है। और एक सिंपैथी CP सिंह के CP साथ सिंह की ने कहा शादी है कि उनका मेरी last आखिरी term पारी वो है, चुनाव लड़ने ये का। लास्ट टर्म। और वो कहते हैं कि सिक्सर लगा चुका हूँ, मुझे नॉट आउट विदा करो। चलिए तो हटिया देखिए, हटिया इस बार बहुत दिलचस्प है उदय, आप भी आकलन कर पा रहे होंगे। यहाँ अजयनाथ शाहदेव कड़ी टक्कर नवीन जायसवाल को देते हुए दिख रहे हैं, तो क्या इसे एज अजयनाथ शाहदेव यानी इंडिया फोल्डर को दूं या फिर नवीन जायसवाल बाजी मार लेंगे? देखिए इस बार नवीन जायसवाल वहां भारी हुआ करते थे, लेकिन अजय नाथ साहदेव ने कड़ी टक्कर दे दी है। कभी ये सीट गोपाल नाथ साहदेव की, जो युवराज थे राजघराने की, उनकी हुआ करती थी और उनके साथ वहां लोग बड़े प्रेम से बंधे हुए थे। और इस बार वो समर्थन अगर अजय नाथ साहदेव की अगर दिख गया, वो राज परिवार वाला फैक्टर वहां अजय नाथ साहदेव के साथ जुड़ गया, क्योंकि वो भी उसी परिवार से संबंध रखते हैं,
तो ऐसे में वहाँ काफी टाइट फाइट है और नतीजे कुछ भी आ सकते हैं। चलिए हटिया टाइट फाइट यहाँ में। पर भरत काशी भी डेंट कर रहे हैं नवीन हाँ, जायसवाल हाँ। को। अब कितना कर पाते हैं ये देखना होगा, लेकिन ये टाइट फाइट है। चलिए कांके, जहां से पिछली बार 2019 में समरीलाल ने जीतकर सभी को चौंकाया था, उनका टिकट कटा है, तो कांके में क्या नतीजा आने वाला है इस बार? देखिए कांके में इस बार मेरे हिसाब से वहाँ बीजेपी हमेशा मजबूत दिखाई देती रही है और समरीलाल उनका टिकट भले कट गया, जीतू चरण राम मृदुभाषी और आम लोगों से लेकिन कनेक्ट रहने जेल वाले गेम की हैं। बड़ी भूमिका है उदय इस सीट में। किसकी? कांके में जेल गेम के। हाँ बहुत ज्यादा नहीं, जीतू चरण राम देखिए वो डॉक्टर साहब हैं और वो क्लिनिक खोल के बैठे रहते हैं। आम लोग उनके क्लिनिक में रोज शाम को पहुंचते हैं, तो इसका उन्हें फायदा मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। और 1990 से बीजेपी यहाँ हारी नहीं है, तो रेगुलर जो तो ये है एनडीए में- साल बिल्कुल NDA एनडीए फोल्डर खाते में में। डाल दीजिए, क्योंकि इस चलिए। बार भी कमोवेश जो वोटिंग का मैं चूंकि बूथ पर खुद भी गया था अपना वोट डालने, मुझे मालूम है कि लोग एक मूड से ही आए थे वहाँ पर। तब इस कंडीशन में सिर्फ खिजड़ी इंडिया के खाते में नजर आ रही है, एक सीट खिजड़ी की, और एनडीए के फोल्डर में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं और टाइट फाइट में यहाँ 2 सीटें हैं। लेकिन ये दोनों सीटें जो आप टाइट फाइट में रांची में डाल रही हैं, हाँ। उसमें एज इंडिया को है। हाँ, इंडिया फोल्डर को है। तो मुझे लगता है कि अगर टाइट फाइट हम लिख रहे हैं तो उसमें एज किस तरफ है वो भी थोड़ा क्लियर करना चाहिए, तो इससे आंकड़े वो तो हम लोग सुधरेंगे। हाँ जब ठीक ओवरऑल है, ओवरऑल कंक्लूजन में अभी परिणाम आने में जो है हाँ। 23 को परिणाम आएंगे, तो हम लोग धीरे धीरे जो है रहस्य से पर्दा भी उठाएंगे। हाँ, वो- और फिर ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आने लगेंगी, क्योंकि आज तो सेकंड फेज में वोटिंग हुई है, बहुत जगह से अभी रिपोर्ट्स आनी भी बाकी हैं, तो उसके चलिए, बाद अब- और बेहतर बता पाएंगे हम अब लोग। कोल्हान पर नजरें इसलिए टिकी हुई हैं कि